मुझे पता है कि मोदी जी इस समय आरएसएस के सहारे चल रहे हैं और आरएसएस की शुरू से अब तक मंशा रही है देश को जाति में, धर्म में, संप्रदाय में और मनुवाद में बांटना। जब मोदी जी कहते थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस आएगा, हर आम आदमी को डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन हो क्या रहा है? जस्ट उसका उलट हो रहा है। आज आप देख लीजिए पूरे देश का हर किसान भाई एक सुर में इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध कर रहा है। तो आप किसी एक आदमी या 10 आदमी को बहका सकते हैं, पूरे देश के किसान भाइयों बहनों को नहीं बहका सकते। फौजीवाद और फांसीवाद और साम्यवाद की जो व्यवस्था है उसको फिर से लागू कर दिया जाए। जो पिछड़ा है, गरीब है, मजदूर है, उसका बेटा पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, नौकरी में ना आ पाए, 2 वक्त की रोटी ना ले पाए। करने वाली है, कुछ जरूरी कदम किसानों के हाथ में उठाएगा। भाई एक चीज इसमें आपको हमें सबको ये समझनी पड़ेगी, जब किसी भी सरकार ने किसान के और मजदूर के विरोध में कोई भी काम किया है, आम जनमानस के विरोध में कोई भी काम किया है, तो सरकार को हमेशा नाकामी ही हाथ लगी है। चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने की बात हो, जब अंग्रेजों ने टैक्स और कर प्रणाली लगाई थी और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय भी जो अंग्रेज सरकार थी उसे अपने नियम और कानूनों को वापस लेना पड़ा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी आंदोलन खड़ा किया था इमरजेंसी के टाइम पे। तो इंदिरा गांधी जी की भी आपको अगर पता हो तो सरकार गिर गई थी। और इसके आगे चलो तो अन्ना आंदोलन ने भी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। तो जब ये इस तरह के जन आंदोलन होंगे तो वो सरकार की जो फांसीवादी नीतियां हैं, पूंजीवादी नीतियां हैं, और मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार को लोगों ने बहुत आस से, उम्मीद से वोट दे के चुना था। जब मोदी जी कहते थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस आएगा, हर आम आदमी को डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, हर घर घर तक सब सुविधाएं पहुंचेंगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, सारी चीज़ें, मेडिकल व्यवस्था फ्री होगी, लेकिन हो क्या रहा है? जस्ट उसका उलट हो रहा है। सरकारी जो पिछली सरकारें थी, कम से कम उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा तो नहीं दिया था, लेकिन मौजूदा जो सरकार है इसने सारे निकाय निजीकरण की तरफ ला दिए। और एक निकाय जो जिस पे देश की 70% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था और 70% से ज़्यादा लोग जिस निकाय पे भरोसा करते हैं या जिस निकाय के सहारे हैं, इसे बोलते हैं हम खेती किसानी, इसको भी आप निजी हाथों में दे रहे हैं। आप जो कानून बना रहे हैं, ये कानून सीधा का सीधा जो बड़े व्यापारी हैं, मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 10, 15, 20 बड़े व्यापारी मित्र हैं, उनके पक्ष में करना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं खुल के इस बात को कहते हैं कि साहब हमारी जो सरकार है वो कृषि या किसान भाई बहनों के हित में, खुल के बात कीजिए ना। जब हमारे किसान नेता आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप तानाशाही रवैया क्यों अपना रहे हैं? 5 बार 6 बार मीटिंगें हो चुकी हैं, मीटिंगों में आपने निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला? जब आप जनमानस के हित में काम करना चाह रहे हैं तो उसमें प्राइवेटाइजेशन वाली बात कहां से आ गई? निजीकरण सीधा सीधा पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। आप जिन समस्याओं को, जिन पॉइंट्स को गिनवा रहे हैं, जी, पॉइंट्स पे बात ही नहीं कर रहे, उनको कह रहे हैं कि आप लोग गलतफहमी में हैं, आप लोगों को भाई एक बात मुझे आप ये बताइए कि मेजॉरिटी गलतफहमी में नहीं हो सकती। एक आदमी गलतफहमी में हो सकता है, 10 आदमी गलतफहमी में हो सकते हैं, 100 आदमी गलतफहमी में हो सकते हैं, लेकिन सारे किसान गलतफहमी में नहीं हो सकते। किसी एक जगह का किसान गलतफहमी में हो सकता है, मान लो यूपी का किसान गलतफहमी में, लेकिन हमारा पंजाब का भाई, हमारा हरियाणा का भाई, हमारा दक्षिण भारत का भाई, हमारा उत्तर भारत का भाई, हमारा पूरब भारत का भाई, आज आप देख लीजिए पूरे देश का हर किसान भाई एक सुर में इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध कर रहा है। तो आप किसी एक आदमी या 10 आदमी को बहका सकते हैं, पूरे देश के किसान भाइयों बहनों को नहीं बहका सकते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मंडी सिस्टम हम जो है ख़त्म कर रहे हैं, किसान कहीं से भी कहीं अपनी जो फसल को बेच सकता है, और दूसरी तरफ अभी अखबारों में खबर आई थी कि यूपी पलवल का जो अनाज था वो हरियाणा मंडी में नहीं लिया गया। यूपी का जो अनाज था, मथुरा बॉर्डर से जो लगता है ना, यूपी का अनाज हरियाणा में नहीं लिया गया। तो आपकी इस तरह की दोगली नीतियां नहीं चलेंगी। मुझे पता है कि मोदी जी इस समय आरएसएस के सहारे चल रहे हैं और आरएसएस की शुरू से अब तक मंशा रही है देश को जाति में, धर्म में, संप्रदाय में और मनुवाद में बांटना। ये देश में मध्यम वर्ग और किसान और मजदूर को नहीं रहने देना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था जो आज से 200-400 साल पहले पूंजीवाद और फांसीवाद और साम्यवाद की जो व्यवस्था है उसको फिर से लागू कर दिया जाए। जो पिछड़ा है, गरीब
गरीब है, मजदूर है, उसका बेटा पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, नौकरी में ना आ पाए, 2 वक्त की रोटी ना ले पाए। ये रामराज नहीं है, रामराज ये नहीं था भाई साहब। रामराज ये था कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद व्यवस्था लगाना चाह रहे हैं, ये रामराज लगाना नहीं चाह रहे। भगवान को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु भारत तब बन सकता है जब हर सुविधा, जो मूलभूत सुविधा हो, शिक्षा, 2 वक्त की रोटी, सर पे छत और आपका जो है चिकित्सा, ये आम जनमानस तक पहुंचेगी, तभी देश विश्व गुरु बन सकता है। हमारे देश की 80% से ज़्यादा जो जनता है वो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो आपको अगर सोचना है तो आपको गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक की बात करनी पड़ेगी। निजीकरण को हटाना पड़ेगा, सरकारी व्यवस्थाओं को बहाल करना पड़ेगा, सरकारी नौकरियां देनी पड़ेंगी। और जो आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया है और जितने भी निकाय हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन किया है, तो इन सबको हटाना पड़ेगा। आप दोगली नीतियों से, दोहरी नीतियों से देश को नहीं चला सकते। आपने देश को छला है, झूठ बोला है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काठ की हांडी है वो सिर्फ एक बार ही चढ़ती है। अब किसान जागरूक हो चुका है, किसान को आप ज़्यादा छलावे में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, हर जगह किसान के बेटे बैठे हुए हैं। किसान इस बार शांत नहीं रहेगा, इस बार सरकार की नींव हिला देगा और आप देखिएगा सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। देर सवेर सही, हो सकता है कल जो मीटिंग हो रही है उसमें फैसला ना हो, लेकिन ये आंदोलन जब तक हमारे हक में, हमारे पक्ष में, किसान भाइयों के अधिकार में सरकार बिल नहीं लाएगी, इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, चाहे उसमें हमें अपने जान की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। जी, उनके मानने से क्या होता है साहब? हकीकत तो आपके सामने। इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा हुआ है, वो कोई 2 या 4 लोगों से, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि इसमें विपक्ष की साजिश है, तो विपक्ष कितने लोगों को खड़ा कर लेगा? अगर इस समय विपक्ष बहुमत में होता तो विपक्ष की ही सरकार होती। जाहिर सी बात है कि आपने झूठ को परोसा, आपने पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की घटिया राजनीति की, देश को जाति में बांटा, देश को संप्रदाय में बांटा। लेकिन देश की जनता के जो मूलभूत हक हैं, जो किसान के हक हैं, जो मजदूरों के हक हैं, आपने लॉकडाउन में भी देखा कि मोदी जी ने कहा कि साहब 20 लाख करोड़ रुपया आएगा। अब वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? 20 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अपने जो पूंजीवादी दोस्त थे उनको दे दिया। अब ये व्यवस्था आप देखिए ना कहाँ से बिगड़ना शुरू हुई। जो व्यवस्था थी ये आपकी नोटबंदी से बिगड़ना शुरू हुई। पहले जो, इससे पहले जो मुख्य प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना किया था कि नोटबंदी को आप लागू मत कीजिए, लेकिन मोदी जी का क्या है कि ये साहब, इन्होंने हिटलर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुसोलिनी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जितने भी तानाशाह हुए हैं इस विश्व में उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि आरएसएस जिस बात को मनवाना चाहता है, पूंजीवादी मित्र जिस बात को इनके मनवाना चाहते हैं, उस बात को ये इवन अपने जो सांसदों, विधायकों और जो मंत्री हैं उनसे भी डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि नोटबंदी लगाई गई, तो नोटबंदी में सबको नहीं पता था, विपक्ष के किसी नेता को नहीं पता था कि नोटबंदी लागू होगी। ऐसे ही जीएसटी का जो काला कानून लगाया गया, तो जीएसटी भी ऐसे ही लगा दी गई। आपने देखा होगा जीएसटी कानून भी कई बार बदला गया। और अभी जो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन को भी आप देखिए, उसमें भी कई बार सुधार हुए। पहले पूरा लॉकडाउन लगा दिया, फिर थोड़ा खोला, थोड़ा बंद किया। उससे क्या हुआ कि उससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर लिया। और अब ये जो कृषि कानून लगा रहे हैं, तो कृषि कानून में भी इन्होंने जो बुद्धिजीवी थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनको, उनकी बातों को ना सुन के, उनकी बातों को दरकिनार करके कुछ व्यक्ति विशेषों को, आरएसएस के कुछ आला अधिकारियों को, कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को कॉन्फिडेंस की बातों को मान के इस काले कानून को लगाया है। लेकिन इस काले कानून को इन्हें वापस लेना पड़ेगा।